वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बायोलॉजी की नेक्स्ट सब फील्ड को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने पहली 5 ब्रांचेस को पढ़ा था, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। ये 5 ब्रांचेस को हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर किया था और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग अगली 5 ब्रांचेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सब ब्रांच 6 जो है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेम से जाहिर है कि इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, इसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। इसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। तो स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। किन मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट, क्योंकि आगे बायोलॉजी वर्ड है तो इसका बायोलॉजी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। तो किन मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करेंगे, हम उन मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि 4 तरह के जो मेजर मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप इस सेंस में समझ लीजिए कि शुगर है। शुगर में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो उसको हम फंक्शन होता है ये एनर्जी स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स बाहर से हम खाते हैं शुगर की फॉर्म में या पोटैटो की फॉर्म में, जिस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो हम खाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाके वो एक मटेरियल में जो है वो स्टोर हो जाता है, जो हमें एनर्जी देने के लिए यूज होता है। इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल है लिपिड। लिपिड में फैट्स आ जाते हैं। ऑयली थिंग्स में जो है ना वो लिपिड और फैटी एसिड ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है एग वगैरह में आ जाती हैं, एग में, मिल्क में, मीट में, इन चीज़ों में प्रोटीन्स होती हैं। ये भी मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। ये भी मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड में 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ये 2 चीज़ें आती हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड्स में। ये दोनों चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इन 4 मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, इनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इनका स्टडी करते हैं। दूसरे नंबर पे वो फंक्शन स्टडी करते हैं, इसका स्टडी करते हैं और इसके बाद उसका रोल स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या उसका इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो डेफिनेशन देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स का मतलब होता है कि ये इस तरफ इशारा करती है, किस तरफ जाती है विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, लाइक जैसा कि कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ये 4 मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपने याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट है, इसके बाद प्रोटीन है, इसके बाद लिपिड्स हैं और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड है। ये मैंने आपको समझा दिया है कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, फंक्शन वगैरह। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। इसके बाद है डेवलप ड्रग्स। जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स में 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक जो है हार्मफुल ड्रग्स होती हैं लाइक सिगरेट और इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं, और जो आपका अल्कोहल होता है, इस तरह की ड्रग्स होती हैं। दूसरी होती हैं आपकी मेडिसिन जो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो वो दवाइयाँ भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट उनको भी बनाते हैं। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब ये मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें डीएनए और आरएनए को भी स्टडी करते हैं, तो जब हमें डीएनए और आरएनए के बारे में पता चल जाएगा तो इसके नतीजे में हम जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके डीएनए में चेंजिंग्स ला सकते हैं। मतलब कि हम जब डीएनए और आरएनए के बारे में हर चीज़ स्टडी कर लेंगे
तो हमें फिर ये भी पता चल जाएगा कि अगर इन किसी सेल के, ये सेल है और इसके अंदर डीएनए है, इसमें चेंजिंग करके तो आगे जो नेक्स्ट इनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे उनमें क्या क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं। तो ये जो अपनी मर्जी से हम ऑर्गेनिज्म बनाएंगे कि पिछले ऑर्गेनिज्म का डीएनए चेंज करके अपनी मर्जी से जो आगे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे वो उनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसके बाद आपकी नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रायोलॉजी। नेम से ज्यादा एम्ब्रॉय, इसमें हम एम्ब्रॉय को स्टडी करेंगे। ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। एम्ब्रॉय का क्या मतलब है? यस, स्टडी अबाउट एम्ब्रॉय। इसमें हम एम्ब्रॉय को स्टडी करेंगे। जब कोई भी बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, चाहे ह्यूमन बेबी की हो या चाहे एनिमल बेबी की हो, किसी भी, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल, इन दोनों के बेबी की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं एम्ब्रॉय। उसको कहते हैं एम्ब्रॉय। जब एम्ब्रॉय थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको कहते हैं ये भाई जाइगोट हो गया है, जाइगोट बन गया है, इसको कहते हैं जाइगोट। थोड़े से उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं तो फिर इसको कहते हैं जाइगोट। और इसके बाद जो है वो प्रॉपर ग्रोथ करता है तो एक प्रॉपर बेबी बना देता है, चाहे वो एनिमल का हो या चाहे प्लांट का हो। तो इन शॉर्ट जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है बेबी की फॉर्मेशन में या बेबी की डेवलपमेंट में, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है एम्ब्रॉय। बात ये लाइन आपने याद रखनी है कि सबसे जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो है एम्ब्रॉय। इसके बाद वो उसमें ग्रोथ होती है, उसमें चेंजिंग्स आती हैं तो उसको क्या बनता है? जाइगोट। उसके बाद वो बेबी बन जाता है प्रॉपर एक। इसके बाद आपकी बुक से डेफिनेशन देख लेते हैं। एम्ब्रॉयलॉजी इज स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। एक वर्ड होता है डेवलपमेंट और एक होता है ग्रोथ। नंबर 1 पे है डेवलपमेंट और नंबर 2 पे है ग्रोथ। डेवलपमेंट में जब कोई चीज नए सिरे से बनना शुरू होती है तो उसको क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। उसको कहते हैं डेवलपमेंट। जब कोई चीज नए सिरे से बनना शुरू होती है तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट। और जब वो चीज बन चुकी होती है और उसकी जो वेट है और उसकी जो लेंथ में इजाफा हो रहा होता है उसको कहते हैं ग्रोथ। जब हम लोग इंसान या एनिमल का जो बेबी है जब वो दुनिया में आ जाता है उसके बाद उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है पहले ही। और इसके बाद जब वो दुनिया में आ जाता है तो उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है कि उसका साइज ग्रो होता है। जिस तरह हम छोटे होते हैं तो हमारा साइज जो होता है वो छोटा होता है, जो बड़े होते जाते हैं, हैंड, फीट एंड हमारा कद भी बड़ा होता जाता है तो उसको कहते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई चीज जब बनना शुरू होती है, जब बनती है, उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोलॉजी में हम ग्रोथ को नहीं स्टडी करते, एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज एग से हम लोग जो डेवलपमेंट हो रही है ऑर्गेनिज्म की उसको स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू। साइंटिस्ट जो है टिश्यू को स्टडी करते हैं एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टिश्यू और ऑर्गन में क्या फर्क होता है, तो इसमें फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले होता है एक सेल, छोटा सा एक सेल होता है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है एक सेल। और जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो एक जाल नुमा शक्ल बना लेते हैं तो उसको कहते हैं टिश्यू। और जब टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं, बहुत से काइंड्स ऑफ टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो एक प्रॉपर ऑर्गन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गन है जिसको स्टोमिक ऑर्गन है तो वो बन गया। इसके बाद है इन दिस साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस टाइम हमारे पास सेल बन रहे होते हैं, सेल से फिर टिश्यू बन रहे होते हैं और टिश्यू से फिर ऑर्गन बन रहे होते हैं। तो डेफिनेटली फिर उसमें टिश्यू और ऑर्गन की फॉर्मेशन को स्टडी एम्ब्रियोलॉजी में ही किया जाता है। और उन टिश्यू की जो ग्रोथ है या ऑर्गन की जो ग्रोथ है, अब उनको स्टडी करने के लिए वो ग्रोथ की स्टडी में आता है। एंड द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स। जब हम लोग जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है वहाँ से जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर जब अगर उस डेवलपमेंट में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाते हैं, कोई ख़राब
चीज़ें आ जाती हैं तो उसको भी हम फिर एम्ब्रॉयडरी में स्टडी करते हैं। जब हम किसी एक ब्रांच को लेते हैं तो हम उसमें उसके पॉजिटिव चीज़ें भी स्टडी करते हैं, हम उसकी नेगेटिव चीज़ें भी स्टडी करते हैं, एवरीथिंग भी हर चीज़ स्टडी करते हैं उसकी। एंड डेवलपमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट, और अगर उस डिफेक्ट के लिए हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी, दवाइयाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ की हर चीज़ के बारे में स्टडी कर रखी होती है। तो दिस इज़ द डायग्राम। सबसे पहले अगर ह्यूमन बेबी की बात करें तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग के बाद जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है ये होता है एम्ब्रॉय। आगे इसके बाद ये देखिए इसमें चेंजिंग होती जा रही हैं, कुछ चेंजिंग होती जा रही हैं। जब चेंजिंग होती जाएंगी तो इस स्टेज पे आके ये बन जाएगा जाइगोट, यहाँ पे आके ये बन जाएगा जाइगोट, और फिर जाइगोट आगे से आगे फर्दर डेवलपमेंट होती रहेंगी, मज़ीद ऑर्गन्स बनते रहेंगे, मज़ीद चेंजिंग आती जाएंगी, और इसके बाद एट द एंड वो फीटस और इसके बाद वो एक ह्यूमन बेबी बन जाएगा। ये एनिमल बेबी के केस में भी इसी तरह से होता है। तो ये था एम्ब्रॉयलॉजी, जिसे हम एम्ब्रॉय को स्टडी करते हैं। आई होप सो कि आपको एम्ब्रॉय का मतलब समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। इसमें हम जेनेटिक्स को, जीन्स को स्टडी करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर जीन्स। तो जीन्स क्या है? जीन, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए का स्मॉल पोर्शन क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है ना वो डीएनए है क्या और जीन है क्या। सबसे पहले होता है, एक होता है सेल। ये है आपका सेल। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, छोटी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बड़ी चीज़ों की तरफ आते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में आते तो फिर सेल होता, सेल के बाद टिश्यू बनते, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते। ये हम बड़ी चीज़ों की तरफ जा रही थी। ये असेंडिंग ऑर्डर में पिछले जो ब्रांच में मैंने आपको पढ़ाया, इस ब्रांच में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं कि हम सेल के अंदर वाली चीज़ों को अब देखेंगे। सेल के अंदर क्या है, यहाँ से पहले पिछले वाले ब्रांच में हम इस तरह से हमने स्टडी किया था। इस ब्रांच में हम सेल से पीछे स्टडी करेंगे कि सेल के अंदर क्या होता है। सबसे पहले होता है सेल। सेल के अंदर होता है जी एक न्यूक्लियस। एक होता है न्यूक्लियस जो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ एनिमल सेल, जो इस सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे समझ लें कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का दिमाग होता है, जो सेल को इंफॉर्मेशन देता है कि ये काम तुमने करना है। और उस न्यूक्लियस को हम इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं। हमने सेल से न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया ये, और इसके बाद ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए जो है वो इस शक्ल का होता है, इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक हो गया। इसके अंदर होगा डीएनए। इसके बाद होती है डीएनए का जो छोटा सा पोर्शन होता है, डीएनए का हम इसको छोटा सा पोर्शन देख लेते हैं। ये डीएनए का छोटा सा पोर्शन है, तो इसको कहते हैं जीन। डीएनए के छोटे से पोर्शन को क्या कहते हैं? जीन। तो फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि आपके पास सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल का दिमाग होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए प्रेजेंट होता है। और बेसिक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ही न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा होता है, तभी हम न्यूक्लियस को सेल का दिमाग कहते हैं। और इसके बाद डीएनए का जो स्मॉल सा पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीन। दिस इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए, उसको हम क्या कहेंगे? जीन। तो इस जेनेटिक्स में हम लोग स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड जीन, हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो आपके बुक से देख लेते हैं डेफिनेशन। जेनेटिक्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है that deal with the study of transfer of characteristic from parents to the offsprings। अब जो एक बच्चा पैदा होता है उसमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खुसूसियात, कुछ खूबियाँ जो हैं वो मेल पेरेंट्स से आई हुई होती हैं, और कुछ जो हैं वो फीमेल से आई हुई होती हैं। कुछ मेल से आई हुई होती हैं और कुछ जो हैं वो मेल पेरेंट्स से आई हुई होती हैं, और कुछ जो हैं वो फीमेल पेरेंट्स से आई हुई होती हैं।
तो ये कैसे खूबी आती है, क्योंकि उसमें हाफ जीन्स जो हैं वो मेल से आते हैं और जो उसके हाफ जीन्स हैं वो फीमेल पेरेंट से आते हैं। तो ये जो है तो इसमें हम पढ़ेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिजीज। कुछ बीमारियां होती हैं, डिजीज का मतलब होता है बीमारियां, कुछ बीमारियां होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं, जो हेरिडिटी होती हैं, जो विरासत में पाई जाती हैं, खानदान से खानदान में चल रही होती हैं, इस तरह से पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से आगे उनकी फिर नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह से चल रही होती हैं। तो वो कैसे, वो बीमारियां क्यों पास होती हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, किसी फॉर एग्जांपल मेल पेरेंट का डीएनए है, ठीक है, तो इस पेरेंट के डीएनए में कोई खराबी है, कोई एबनॉर्मलिटी है, तो अगर इस पेरेंट का एक जीन चला जाता है आगे नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है उसमें चला जाता है, तो उस ऑफस्प्रिंग में भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये जो बीमारी जेनेटिक बीमारी होती हैं वो भी हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं। एंड डेवलप बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो हम एनिमल की बेटर वेराइटीज का मतलब होता है हम उसकी जो बेटर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल भी डेवलप कर सकते हैं। आजकल बायोलॉजिस्ट एक अच्छी किस्म की एनिमल्स और प्लांट को डेवलप करना जानते हैं। कैसे जानते हैं, क्योंकि उनको डीएनए उन्होंने स्टडी कर लिया है, तो उनको पता होगा डीएनए के किस हिस्से में क्या चेंजिंग करके जो नेक्स्ट उसका किसी भी एनिमल का ऑफस्प्रिंग है तो हम उसमें क्या क्या अच्छी चेंजिंग। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हैन है हमारे पास, हैन है, तो ये जो हैन है हमारे पास, ये जो है ना बहुत काइंड ऑफ है ना, ये अंडे ठीक देती है, ना ही ये मीट ठीक देती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इसकी अगली जो नस्ल पैदा हो वो जो है वो उसका मीट भी ज़्यादा हो और इसके बाद वो अंडे भी ज़्यादा दे ताकि हमें फ़ायदा पहुंचाए। तो हम इसके डीएनए में, हैन के डीएनए में क्या करते हैं, हम इसके डीएनए में चेंजिंग्स कर देते हैं। डीएनए को जब हम बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया होता है तो उनके लिए वो चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, उनको पता होता है कि क्या चेंजिंग करनी है। उसके डीएनए में जब चेंजिंग कर देते हैं तो फिर जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो साइंटिस्ट की मर्जी का पैदा होता है, क्योंकि उन्होंने चेंजिंग जो है वो उसमें अपनी मर्जी से की हुई होती हैं। तो ये था जेनेटिक्स, इसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं। इसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन लिखी है, पेपर में ये क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा टाइम कि हो सकता है वो पैलियोंटोलॉजी को छोड़ ही दें, मतलब वो यहाँ से कोई डेफिनेशन दे ही ना, कुछ भी ना, तो वो फॉसिल की डेफिनेशन दे अक्सर आती होती है पेपर्स में। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, बची कुछ चीज़ें होती हैं, क्या, किस चीज़ की, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, पौधों और जानवरों की, डेट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, जो कि कहाँ पे पाई जाती हैं या कहाँ पे महफूज हुई होती हैं रॉक्स में, एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल का मतलब होता है अर्थ पे जो भी अर्थ के कुछ कुछ एरियाज में जो है वो पाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डायनासोर था, ये आपकी एग्जांपल दी भी हुई है। फॉर एग्जांपल डायनासोर फॉसिल्स जो है, डायनासोर के जो निशानियां, फॉसिल का मतलब होता है उनकी हड्डियां या उनकी कोई किसी का जबड़ा मिल जाएगा, किसी की पाँव की वो मिल जाएंगी हड्डियां, इस तरह से, क्योंकि हड्डियां जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं अपने डिके होने में, गलने सड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो कुछ एरियाज में, अर्थ के कुछ एरियाज में जहाँ पे डायनासोर्स पहले बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, तो उन एरियाज में हमें डायनासोर के जो है वो उसके फॉसिल्स मिले हैं, उसकी हड्डियां मिली हैं। तो ये किसकी चीज़ की निशानदेही है, ये इस चीज़ की निशानदेही है कि अब तो डायनासोर ख़त्म हो चुके हैं, इरेज हो चुके हैं दुनिया से, लेकिन कभी पहले थे, अभी इरेज हो चुके हैं, लेकिन कभी पहले ज़माने में या पहली बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो प्रेजेंट थे डायनासोर्स। तो ये इस चीज़ का सबूत होता है। तो पैलियोंटोलॉजी में जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म थे जो पहले थे लेकिन अब नहीं हैं, ये सबूत के साथ। और
इसके बाद ये हम पढ़े थे, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस। एविडेंस का क्या मतलब, एविडेंस का मतलब है सबूत। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। इस चीज का सबूत देता है अ जायंट रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं रिप्टाइल्स, जो रेंगते हैं। तो जायंट का मतलब बहुत बड़े बड़े। रिप्टाइल्स दैट रोम्ड द अर्थ, जो कि अर्थ से खत्म हो चुके हैं मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जो मिलियंस ऑफ ईयर अगो जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब मिलियन क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मिलियन अगर 1 के आगे 6 जीरो लगो तो वो होता है मिलियन। बिलियन क्या होता है, बिलियन अगर 1 के आगे 1 के आगे अगर 9 जीरो लगो, 10 पावर अगर 9 हो तो वो होता है बिलियन। तो ये था जी फॉसिल। और इसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पैलेंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल हेल्प साइंटिस्ट, जब हम इसको एग्जामिन करते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो साइंटिस्ट को क्या मदद मिलती है, टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का क्या मतलब होता है कि पहले जो चीज़ें मौजूद थी उनको, उन चीज़ों की तारीख को पढ़ना। तो ये है। तो इसके बाद है द ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल। कहते हैं कि जो बहुत पुराना जो हमें एक फॉसिल मिलता है इज अ सियानोबैक्टीरियम। सियानोबैक्टीरियम था एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। कहते हैं कि ये उन्होंने ये कैसे पता चलता है कि आप ये 3.5 बिलियन ईयर अगो था, ये कितने मिलियन ईयर अगो थे। जिस तरह डायनासोर को ये कह रहे हैं ये मिलियन ईयर अगो प्रेजेंट थे, ये साइनोबैक्टीरियम का कह रहे हैं ये बिलियन ऑफ ईयर अगो प्रेजेंट थे। ये उस चीज़ की हड्डियाँ या उस चीज़ के निशानात देके, उस चीज़ की फॉसिल्स को देके पता चलता है कि ये हड्डी कितनी पुरानी है। तो उन्होंने बहुत सारी डायनासोर की हड्डियाँ मिली होंगी और उन्होंने हर हड्डी को एग्जामिन किया होगा, तो ऑलमोस्ट तकरीबन बताया है कि मिलियंस ऑफ ईयर को। उन्होंने एग्जैक्ट पीछे अमाउंट नहीं लिखी, 8 मिलियन 7 बिलियन 8 मिलियन 7 मिलियन इस तरह के अमाउंट नहीं लिखी, उन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर को, मिलियन ऑफ ईयर को जो है ना वो प्रेजेंट थे। इसके बाद सबसे जो पुराना था वो क्या था, सियानोबैक्टीरियम, जो कि 3.5 बिलियन ईयर अगो था। सबसे पहला जो बैक्टीरिया था वो था सियानोबैक्टीरियम, तो जो कि 3.5 बिलियन ईयर अगो हमारी जमीन पे प्रेजेंट था। तो ये था पैलियोंटोलॉजी, इसमें हम लोग फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, या क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को इनटू द ग्रुप्स। ग्रुप्स में हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, इसीलिए ज़रूरत पेश है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जांपल मैं प्लांट्स की एग्जांपल ले लेती हूँ। अब प्लांट एक किस्म के तो नहीं है ना, कितनी हज़ारों और लाखों इकसाम के प्लांट्स हैं। तो कुछ इकसाम तो ऐसी है कि जो कि अभी हम डिस्कवर भी नहीं हुई। तो फिर उन्होंने जो सेम सिमिलरिटीज़ आपस में प्लांट्स रखते थे तो उनको एक ग्रुप में, और फिर जो सेम सिमिलरिटीज उनको दूसरे ग्रुप में, इस तरह से उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। एनिमल्स को भी उन्होंने इसी तरह से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं किस बेस पे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। कुछ प्लांट्स हैं जिनमें बहुत सेम चीजें पाई जाती है, तो उन सारे प्लांट्स को एक जो है ना वो उसमें कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स हैं जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट में उगते हैं, उसमें ग्रो करते हैं, तो उसको एक ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। और जो एक और दूसरी किस्म के हम प्लांट्स देते हैं जो कि सारे की सारे सहरा में उगते हैं, तो सहरा में उगने वाले प्लांट्स को हम एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में रख देंगे, और जो ठंडे इलाकों में प्लांट्स उगने वाले हैं उनको दूसरे ग्रुप में रख देंगे। एंड डिफरेंसेस मतलब जो उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो हैं उनकी बेस पे हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ये हमने किया क्यों है, ये हमने इसी तरह किया है टू रिकॉग्नाइज, ताकि हमें समझ आ सके,
टू एंड अंडरस्टैंड, कि हम समझ सकें, जान सकें। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है जान सकें, एंड अंडरस्टैंड उसको समझ सकें। द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैरायटीज ऑफ लाइफ, लाइफ की वैरायटीज को, वैरायटीज को हम, काइंड्स को हम लोग अच्छी तरह से जान सके। आइडेंटिफाई द न्यू स्पीशीज, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंड हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक प्लांट था तो बिलियन ऑफ ईयर अगो जो है ना वो उसकी शेप और थी या उसके कैरेक्टरिस्टिक और थे। अब उसमें चेंजिंग्स आ गई, क्योंकि जो प्लांट्स है ना वो आपस अपने अंदर अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से जो इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है, जिस तरह से अब जो है ना ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लांट्स में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी से नहीं, कुछ सालों में नहीं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ईयर्स लग जाते हैं अपने जो है ना अपने डीएनए को चेंज करने में, प्लांट को, या अपनी शक्ल को, या अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने में। तो मिलियन ऑफ ईयर को हमने देखा इस प्लांट ने अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स लाई हुई थी। इसके थोड़े से शायद पत्ते चेंज हो गए हो, या कोई और कैरेक्टरिस्टिक इसका चेंज हो गया हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। के वक्त के साथ साथ जो चेंजिंग्स आती हैं किसी भी चीज़ में, उसको कहते हैं एवोल्यूशन। तो आई होप सो ये आपको 5 की 5 ब्रांचेस जो है वो समझ आ गई होंगी। आज हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, और इसके बाद टैक्सोनॉमी। ये हमने 5 ब्रांचेस जो है वो आज स्टडी की हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी।